हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आप सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना बेटा? आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रहा है ना? हाँ ठीक है बेटा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बहुत मस्त चलना चाहिए। लाइफ में कोई टेंशन मत लेना बेटा, क्योंकि बेटा टेंशन लेने से लाइफ में कभी कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है ना? चिंता तो बिल्कुल मत करिए किसी चीज़ का। ठीक है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ का चिंता मत करो। एकदम मस्त से पढ़ो। ठीक है ना? चिंता के जगह पे बेटा चिंतन करो। चिंतन का मतलब समझते हो ना? चिंता और चिंतन में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। चिंता का मतलब किसी चीज को आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना के सोच के बैठे हो कि अरे यार ये कैसे होगा, अरे यार वो कैसे होगा, एग्जाम कैसे पास होंगे, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, दिन भर सोच में बैठे हो। ये चिंता होती है। और चिंतन चिंतन वो होता है कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, इसका प्लानिंग करना ही बेटा चिंतन है कि किसी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। तो आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि बेटा कि चिंता आप लाइफ में बिल्कुल मत करिए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप चिंतन करिए। ठीक है? प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में बेटा आएगा, हमारे लाइफ में भी है, आपके लाइफ में भी है, दुनिया के हर एक बंदे के अंदर। ठीक है ना? सॉरी, दुनिया के हर एक बंदे के पास प्रॉब्लम है। जो इस धरती पे आया है उसके पास प्रॉब्लम्स तो है ही। ठीक है? तो इसलिए कोई चिंता मत करो। ठीक है? चिंतन करो। ठीक है बेटा? चलो, तो बेटा आज फिर एक और नया लेक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स का अभी तक हम लोगों ने बेटा करीब करीब 11 या 12 लेक्चर देख लिया है आप लोगों ने। ठीक है ना? अगर स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि कितने भी लेक्चर्स हो गए। शायद 12 लेक्चर हो गया है। आज का लेक्चर 13वां है, जो कि हम वेव ऑप्टिक्स का बेटा पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसके बेटा बारे में काफ़ी जानकारियां अभी तक हम आपको दे चुके हैं। ठीक है? स्टार्टिंग से मैं जितनी भी चीज़ें हो सका है मैं बताया हूँ। कुछ वीडियोस तो बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं। ठीक है? कुछ वीडियोस हो सकता है छोटे भी रहे हों, लेकिन बेटा जो भी बताया हूँ वो बहुत आपको डीप में बताया हूँ और सीक्वेंस वाइज बताया हूँ। ठीक है? जो जिस चीज़ों का प्रूफ भी है आपके कोर्स में प्रूफ भी दिया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का जैसे कहीं 11th की किसी चीज़ का यूज आ गया तो उसका मैं प्रूफ नहीं दिया हूं, क्योंकि मैं बोला हूं कि वो 11th की चीज़ है। जैसे डॉपलर प्रभाव, अभी देखो पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव पढ़ा था, तो उसमें जो है हमारा जो डॉपलर प्रभाव की प्रूफ है बेटा वो क्लास 11th में है, तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता। वैसे भी बेटा 1 घंटे का लेक्चर हो गया था वो। ठीक है? तो उनका भी प्रूफ आपको टाइम के साथ साथ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं वीडियोज बनाऊंगा उस पर। ठीक है? लेकिन बेटा थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि एक एक करके ही वीडियोज बन रहा है। ठीक है? तो ठीक है, अभी तक जितनी भी चीज़ों ने ठीक है बेटा चीज़ें हम लोग पढ़े, मतलब इस वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है? कुछ छोटे मोटे फार्मूला भी देखा गया बेटा। आज हम लोग का इस चैप्टर नंबर पहले का, ठीक है, हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा बेटा। ये लास्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा आपको। मैं पिछले लेक्चर में बोला भी था कि मैं अगले वाले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। आज का लेक्चर जो है बेटा वो न्यूमेरिकल का ही है, लेकिन न्यूमेरिकल उतना टफ नहीं होगा। कारण उसके पीछे ये है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं टफ फार्मूला नहीं है, छोटे मोटे कुछ फार्मूला है। अभी मैं वो सारा का सारा फार्मूला बेटा यहाँ लिख दूंगा साइड में। ठीक है? उसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन में देता जाऊंगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न को लगाना सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि पहले आप खुद से आंकिक प्रश्न को सॉल्व करिए। जब तक आप आंकिक प्रश्न को बेटा खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप ये जान लीजिए कि लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल है। आप कितना भी मैं लगा दूं, आप उसको देख के छाप लो, लेकिन अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, खुद से नहीं लगा रहे हो, तो दिक्कत है बेटा। ठीक है? हाँ, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सब हर एक टीचर पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेटा आंकिक प्रश्न को सबसे पहले आप खुद ट्राई किया करो। ठीक है? और एक बात हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, कि अगर आप ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं, तो आपको शायद समझ में बेटा आए ना। इसलिए मैं जरूर आपको कहूँगा कि आप पीछे के पहले स्टार्टिंग के सारी वीडियोस देख लो, क्योंकि बेटा हर एक ही वीडियोज अपने पिछले वाले वीडियोज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है बेटा, उसका रिश्ता उससे जुड़ा होता है। ठीक है? जैसे मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में बताया था। ठीक है? कि लाइट क्या है,
किस प्रकार से उत्सर्जित होता है, किस प्रकार से टकरा कर हमारी आंख तक आता है, ये बताया। उसके बाद में आपको बताया था लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा था। फिर बताया था न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन ने क्या क्या बताया, लाइट के बारे में क्या क्या थ्योरी दिया उन्होंने, बोलो। उसके बाद फिर मैं आपको बताया हाइगेंस प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग वेव फ्रंट के बारे में जाने, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में जाने, इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसी क्या बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस्ड पर रिफ्लेक्शन की व्याख्या किया। उसके बाद रिफ्रैक्शन की व्याख्या किया, यानी परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया, ठीक है। फिर मैं आपको ऑप्टिकल पाथ के बारे में बताया, जहां एक फार्मूला आपको मिला था, ठीक है ना। ऑप्टिकल पाथ के बारे में बताने के बाद बेटा मैं आपको बताया था कि अगर कोई लाइट वैक्यूम में चल रही है और फिर वही लाइट अगर किसी मीडियम में फिर इंटर की, तो उस समय उनकी जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, कितना वेवलेंथ बदल जाएगा, इसके बारे में भी एक वीडियो में बनाया था। अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद जो है लास्ट में मैं शायद डॉपलर प्रभाव, हाँ ठीक है ना, डॉपलर प्रभाव हमने बताया आपको कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, जिसमें हम लोगों ने रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट के बारे में जाने, सही है ना। तो ये सब सारी चीज़ें बेटा हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते गए। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर पे आज 2, 4, 5 जितने भी, ठीक है ना, पॉसिबल है, समय है, उतना मैं न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल लगाइए बेटा। न्यूमेरिकल्स जब मैं लगवाऊंगा तो बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। हिंदी लिखता चलूंगा, बीच बीच में जो मेन मतलब क्या बोलते हैं वर्ड्स हैं उसका मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा, क्योंकि बेटा क्या है कि मैक्सिमम बच्चे, सॉरी लाइट चला गया, 1 मिनट ब्राइटनेस बढ़ा दो, तो ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद जो है मैं क्या बोल रहा था ठीक है ना। तो ठीक है, वही न्यूमेरिकल्स की बात, तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आज न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है, जो छोटे मोटे मतलब क्या बोलते हैं फार्मूले हैं उस पर बेस्ड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होगा वेब ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है, व्यतिकरण। तो ठीक है बेटा, चलो पहले स्टार्टिंग में पहले मैं जो फार्मूले हैं वो फार्मूला लिख दे रहा हूँ बगल में, जिसकी वजह से आप जानो कि क्या क्या फार्मूला है। आप डायरेक्ट नकल करो और फिर आंसर पाओ, ठीक है। कह रहे तो हंसी मजाक की बात हुई, ठीक है। आपको नकल मतलब बेटा नहीं करना चाहिए, आपका फार्मूला तो याद होना चाहिए, लेकिन मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। अगर उसको भी देख के अगर आप आंसर लाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्रयास आपका यही रहे कि आप चीज़ों को किसी तरह याद में लाओ, और याद में कैसे कोई चीज़ आता है, बार बार लगाते लगाते, ठीक है ना, सारी चीज़ें याद में बैठने लगता है। तो ठीक है, आओ बेटा देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसी बीच में किसी दिन मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, याद करिए आप लोग। और मैं आपको बताया था, ठीक है, जल्दी से फार्मूला बेटा, कि अगर लाइट मान लीजिए एक मीडियम से आ रहा है, मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मीडियम कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्यूम ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो बेटा फर्स्ट मीडियम से आ रहा है, ओके, और बेटा मान लीजिए ये आपका सेकंड मीडियम में गया, सेकंड मीडियम कुछ डेंसर मान लो, अच्छा, तो भैया ये क्या होगा, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा नॉर्मल की ओर डेविएट हो जाएगा, ठीक है बेटा। पहला मीडियम में अगर मैंने स्पीड v1 मान लिया और ये आपका सेकंड मीडियम है, इसमें मैंने स्पीड क्या मान लिया, v2। किसकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइट की स्पीड की। देखो जैसे मैंने लाइट बोला, लाइट आ गया, ठीक है, 1 मिनट बेटा, ठीक है। तो ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है, फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम में। तो मैंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि 1n2, बेटा मैं यहां कुछ फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है ना, 1n2 थोड़ा नीचे लिखूं, 1 मिनट, 1n2, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया बताओ, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, या बोलूं तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 अपॉन v2, ठीक है। मैं आपको ये फार्मूला बताया। अच्छा भाई, इस फार्मूले का भी बेटा यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कहीं, ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन में कहीं जरूर यूज होगा, ये बताया था। हाँ, और भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत से फार्मूले होते हैं, जैसे स्नेल का, ठीक है, स्नेल का नियम sin i बाई sin r, ठीक है, जहां यूज पड़ेगा वहां मैं बताता चलूंगा, लेकिन कुछ मैं फार्मूले लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फिर बेटा सेकंड बात मैं थोड़ा आपको बस वैसे याद दिलाते चल रहा हूं। सेकंड बात बेटा
मैं आपको बताया था कि ऑप्टिकल पाथ के बारे में, याद करो मैं एक दिन बताया था आपको ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, यानी कि प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ के बारे में बताया था। याद करिए मैं आपको यह चीज बताया था कि बेटा अगर मान लो कि कोई मीडियम हो, ये कोई मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, जैसे जल ही ले लो भाई, वाटर ही मान लो, आप जनरली वाटर ग्लास यही सब देखोगे, ठीक है। तो मान लो ये कोई मीडियम है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा n है। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है। मैं केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं कि मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला। तो आपको जरूर ये नॉलेज होना चाहिए कि सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जब बेटा किसी के रिस्पेक्ट में ना बोला जाए, बस वैसे बोल दिया जाए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फलनवा, ठीक है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धमकवा, कुछ भी बोल दिया जाए ऐसा, ठीक है, कुछ भी दे दिया जाए, तो आप समझ लेना कि ये बात हो रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर मान लो, ध्यान देना कि लाइट आया, लाइट, ये लाइट है और ये इस क्या बोलते हैं मीडियम में ट्रेवल किया। मान लो बेटा टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में इसने डी डिस्टेंस चला, किसमें बताओ, मीडियम में। कोई टाइम टी में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टी टाइम में अगर बेटा डी डिस्टेंस चला है, कौन सी मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, n। कहीं कहीं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बुक्स में म्यू द्वारा भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो अगर बेटा n है, टी टाइम में डी डिस्टेंस चला मीडियम में, तो इतने ही समय में वैक्यूम में, ठीक है ना, इतने ही समय में वैक्यूम में एन डी डिस्टेंस चलेगा। कितना डिस्टेंस चलेगा बताओ, n इंटू डी, उतने ही समय में वैक्यूम में। और ये हमारा n इंटू डी कहलाता है ऑप्टिकल पाथ। क्या कहलाता है बताओ, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पथ। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बेटा देखो फार्मूले चूंकि छोटे छोटे ही हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, जितना पॉसिबल है मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ। जहां बात आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, वो हो जाएगा n इंटू डी, ठीक है। ये भी हमारा एक फार्मूला है बेटा, ऑप्टिकल पाथ n इंटू डी। ये मैंने पहला फार्मूला लिख दिया, ठीक है, ये मैं दूसरा फार्मूला लिख दिया। आइए बात करते हैं तीसरे फार्मूले की। ये सब बेटा पीछे ये सारे लेक्चर्स जब मैं बनाया हूं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि ये ऑप्टिकल पाथ क्या है, या 1 and 2 के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ये सब बेटा मैं बताया हूं, बेसिक से सारी चीजें बताया हूं। इसीलिए कहता हूं कि आप स्टार्टिंग से हर एक वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से देखेंगे तो ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। 20 से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा, ये 100% तय है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखिए, ठीक है, ठीक है। देखो, अच्छा, अब देखो बेटा तीसरी चीजें मैं बताया था कि जैसे मान लो फिर वही बात की मीडियम हो, ठीक है ना, यहां कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, ठीक है। अच्छा, इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर मैं मान लिया n। क्या मान लिया बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लिया। लाइट यहां से आया पहले वाले मीडियम से, चलो पहला वाला मीडियम आप वैक्यूम ही मान लो या एयर मान लो। वैक्यूम और एयर को लगभग एक ही तरह बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं, मैं बताया था ये चीजें। तो फर्स्ट मीडियम जो है, हमारे जो फर्स्ट मीडियम है, ये मैंने मान लिया वायु, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड मीडियम कोई भी माध्यम मान लिया, चलो भैया जैसे जल ही मान लो, वाटर ही मान लो, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n दे दिया। अब ध्यान देना, लाइट यहां से जब बेटा ट्रेवल करते हुए इसमें पहुंचेगा तो 100% नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, क्योंकि बेटा डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। अब यहां का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा मान लो, एयर वाला, फर्स्ट मीडियम वाला, एयर वाला, ठीक है ना। एयर में जो लाइट का वेवलेंथ है, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है, वो मैंने लैम्डा मान लिया। और माध्यम में जो वेवलेंथ है वो मैं कुछ भी मान लो मैं लैम्डा डैश मान लिया, ठीक है ना। माध्यम में याद रखना कि लैम्डा डैश मान लिया, या लैम्डा डैश ना मान के शायद मैं लैम्डा m माना था,
m माने मीडियम का, ठीक है ना। तो अब इनमें और इनमें देखो क्या संबंध होगा, यानी कि पहले वाले मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और जो दूसरे वाले मीडियम में, सॉरी, जो पहले वाले मीडियम में वेवलेंथ था, सॉरी बेटा, ठीक है ना, जो पहले वाले मीडियम में वेवलेंथ था और जो सेकंड मीडियम में वेवलेंथ है, इनके बीच में देखो बेटा रिलेशन क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन होगा लैम्डा m, यानी कि माध्यम में, मीडियम में वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा अपान n। इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम का वेवलेंथ, यानी मीडियम में वेवलेंथ लाइट का बराबर एयर में वेवलेंथ बटे n, इसके बेटा इक्वल होगा। कैसे होगा, इसका पूरा डेरिवेशन में पीछे किया हूं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस फार्मूले का भी यूज किया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस को लगाने में जहां भी इसका यूज पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, अब आते हैं कुछ लास्ट फार्मूले की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लास्ट फार्मूले की ओर आते हैं, ध्यान देना। अब देखो बेटा क्या क्या फार्मूला है, लास्ट फार्मूला देखो बेटा, मैं आप लोग को डॉपलर इफेक्ट बताया था, डॉपलर इफेक्ट याद करिए, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट में आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब लाइट सोर्स पास आ रहा था, करीब आ रहा था, जैसे एम्बुलेंस वाली घटना लिया था साउंड के लिए, ठीक है ना, तो जैसे एम्बुलेंस पास आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील हो रही थी, उसी प्रकार से जब लाइट सोर्स पास हो रहा था तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बोलो भाई, जब मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन ऐसा हो कि दूरी घटे, याद करो, तो उस टाइम पे क्या होता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील होती थी, ठीक है। तो उस समय मैंने बोला था कि जो न्यू डैश होगा, यानी कि जो आभासी फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना, वह बराबर होगा न्यू अंडर-रूट 1, ठीक है ना। अब चूंकि बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई फील होगी तो यहां पे ऊपर v, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा अपान 1 माइनस v/c। याद है आप लोग को, ऐसा बताया था पहला वाला केस में, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, बढ़ती हुई, ठीक है ना, हमको फील होगी। अच्छा, अब लैम्डा डैश इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक चीज कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे मैं बेटा क्या किया कि ये जो आपका टर्म दिख रहा है ना बेटा, इसमें जो आपका हर दिख रहा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसका मैं परिमेयीकरण करने जा रहा हूं। परिमेयीकरण का मतलब बच्चों रैशनलाइजेशन, आप मैथ्स में पढ़ोगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन देखो क्या है कि इनटू, ये बात मैं उस वीडियो में नहीं बताया था, मैं जान के बता दे रहा हूं, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इनटू करके यहां जो 1 माइनस v/c है, इसी के अपोजिट साइन से, देखो यहां 1 माइनस v/c है ना, तो 1 प्लस v/c अपान 1 प्लस v/c, यानी कि इसी के अपोजिट साइन रख कर हमको एक बार गुणा कर देना होता है और उसी चीज से भाग दे देना होता है। इसमें बेटा क्या होता है कि एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं, अगर आप कैंसल करोगे तो 1 होगा, देखो नीचे 1 प्लस v/c 1 प्लस v/c, कैंसल करोगे तो 1 होगा, और जब 1 होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, इससे हमारा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, या न्यू डैश बेटा क्या है बताओ, आभासी आवृत्ति, ठीक है ना, यानी कि वर्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अच्छा, यहां देखो 1 प्लस v/c, यहां भी है 1 प्लस v/c, तो ये हो गया 1 प्लस v/c का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस v/c का होल स्क्वायर अपान, यहां देखो बेटा 1 माइनस v/c, और यहां देखो है 1 प्लस v/c, यानी कि अगर हम फार्मूला लगाए a माइनस b a प्लस b, तो इतना तो आपको पता होगा, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होगा कि कहीं a माइनस बी और इंटू a प्लस बी हो तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ ना, बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि यहां पे बताओ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा वी बाई सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा ध्यान दो, वी बाई सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा, ये वी बाई सी एक से छोटा है, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का वेग है। सी जो है प्रकाश का वेग है, कहां पे? निर्वात में, मतलब निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। और वी क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में प्रकाश के वेग से कम ही होता है। ठीक है, यानी कि ये जो v है बेटा वो कम होगा c से। तो बताओ बेटा, जब भाग दोगे तो 100% है कि ये पूरी टर्म यानी कि जो v बाई सी होगा वो लेस देन 1 होगा, एक से छोटा होगा। अच्छा, अब जब एक से छोटा होगा तो अगर आप बेटा स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। बेटा कोई भी अगर एक से छोटी चीज हो, ठीक है ना, एक से छोटी का मतलब ये हो गया हमारा कि 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो, तो जैसे ही आप उसका स्क्वायर करोगे वो चीज और छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो कि कहीं लिखा हो मान लो बेटा 0.02, ठीक है, तो 0 मान लो वी बाई सी का वैल्यू 0.02 है, ऐसा मान लो आप। अरे भाई v की कुछ वैल्यू होगी, c की वैल्यू तो आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा मान लो कि 0.02 हो गया। अब चूंकि यहां पे है स्क्वायर इस पूरी चीज का, तो आप इसका करोगे स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई, स्क्वायर का मतलब हो गया 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, 2 2 जा 4। अब देखो डेसिमल कितने आप अंक बाद लगाओगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4.0 ये चीजें हो गई। अब बताओ मेरे भाई, ये जो आप स्क्वायर करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट बताओ 0.02 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर। तो इसका मतलब ये स्क्वायर करते ही और भी छोटा हो गया। तो ये चीज आप अपने माइंड में बेटा कहीं ना कहीं स्टोर कर लो। ठीक है, कि अगर कोई संख्या 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया a, ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन क्या है बताओ? 0 है। तो अगर इस a का बेटा अगर आप स्क्वायर करते हो, क्या करते हो बताओ? स्क्वायर करते हो, तो वह चीज और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप भूलिएगा मत। ठीक है, तो और भी छोटा हो गया। अब बेटा ये इतना छोटा हो गया कि ये बहुत छोटी राशि हो गई, बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग लगभग 0 मान ले रहे हैं। यानी कि ये हम नगण्य मान ले रहे हैं, मान रहे हैं कि इतना छोटा है कि नगण्य है। ठीक है, तो v बाई सी को अगर, ठीक है, v बाई सी का भाग देने पे 1 से छोटा, स्क्वायर करने पे और भी छोटा, तो ये पूरी चीज लगभग क्या मान ले बताओ? 0 मान ले। क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इतना बड़ा फार्मूला ना लगा के हम लोग छोटा फार्मूला लगाना चाहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, बस इसको समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो अब जो है इसको जैसे ही बेटा मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना, तो स्क्वायर करने के बाद मैंने बोला कि बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग 0 मान लेंगे। तो बताओ बेटा एक चीज बताओ, यहां मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं बस समझाने के लिए। ठीक है, अब बताओ ये क्या आ गया बताओ? न्यू रूट में, सॉरी रूट हटाओ बेटा। ठीक है, 1 मिनट, चलो नीचे ही लिख दे रहा हूं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, अब देखो 1 प्लस वी बाई सी टू द होल स्क्वायर, और यहां बेटा ऊपर देखो रूट है और यहां स्क्वायर है। आप जानते हो जहां रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ होता है कैंसल हो जाता है। तो बताओ ये जो स्क्वायर है उस रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहां क्या बचेगा बताओ? 1 प्लस वी बाई सी, और बटे में देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और ये पूरी चीजें लगभग क्या मान लिया बताओ? 0। तो 1 में से बेटा अगर 0 जाएगा तो 1 बचेगा। और बेटा जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका मतलब हम लोग लिखते नहीं हो तो छिपा रहता है। ठीक है, तो हमारा आ गया न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट में 1 प्लस वी बाई सी। एक कब ऐसा आया बताओ? देखो ध्यान देना अच्छे से सुनो। बेटा कहां लिख दूं? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है ना, यहां लिख दूं। अब देखो यहां पे जब बेटा हमारा ये न्यू डैश क्या होता होगा बताओ? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि जो आभासी आवृत्ति होगी वो डॉपलर प्रभाव में बढ़ता हो। बोलो इसका मतलब जब न्यू डैश, ठीक है ना, बढ़े किससे बेटा? रियल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जो हमारा आभासी आवृत्ति है वो जब अधिक हो, किससे बताओ? वास्तविक आवृत्ति से।
तो उस टाइम पे बेटा बताओ, उस टाइम पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू ब्रैकेट में 1 प्लस वी बाई सी। बेटा क्या वीडियो में यहां तक आ रहा है क्या? एक मिनट, जी हाँ बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों देखो, तो बेटा कोई दिक्कत? तो अच्छा अब आप लोग बेटा ये जरूर हमसे प्रश्न कर सकते हो, ठीक है ना, और आपको करना भी चाहिए आप, ठीक है ना, कि सर फिर आपको फिर ये फार्मूला बताने की क्या जरूरत थी? देखो बेटा ये जो फार्मूला है ना, ये बेटा फार्मूला इस फार्मूले से, ये जो निकाला हूं अभी को, ठीक है ना, परमेयीकरण करके, इस फार्मूले से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एकदम रियल फार्मूला है। और ये फार्मूला में बेटा देखो हमने ये चीज को नगण्य मान लिया, नेग्लिजिबल, ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर दिया, इतना छोटा मान लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फार्मूला में, ठीक है ना, उतनी वास्तविकता नहीं भरी हुई है जितनी वास्तविकता इसमें भरी हुई है। लेकिन चूंकि जब इससे भी आप सॉल्व करोगे और इससे भी सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग बराबर ही आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट करने से बहुत ज्यादा हमारे मतलब नंबर पे, हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटा हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या है कि आपका जो रूट वगैरह है वो नहीं है, रूट वगैरह हट गया है। और जब बेटा रूट वगैरह हटा रहता है ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है वो चीजें पढ़ाने में, सॉरी वो चीजें पढ़ने में और वो चीजें लिखने में। हम लोग मैक्सिमम सोचते हैं कि रूट वगैरह ना आए, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, इस चीज को मैं बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी बेस पर लगाता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब देखो एक चीज और भी बताऊं, अब इसी का ठीक है बेटा अपोजिट बात, इसी का अपोजिट बात, कि अगर बेटा ये न्यू डैश लेस देन हो न्यू से, इसका मतलब जो ये आभासी आवृत्ति है, ठीक है ना, वह हमारे वास्तविक आवृत्ति से कम प्रतीत हो। यानी कि ऑब्जर्वर को जो आवृत्ति सुनाई दे रही है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ साउंड की बात मतलब नहीं, बल्कि यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीधे सुनाई देना उचित नहीं होगा बोलना, लेकिन फील करने के लिए आप समझ सकते हो उस चीज को, ठीक है। अगर न्यू डैश बेटा, ठीक है ना, किससे बताओ छोटा है, न्यू से छोटा है, ठीक है, तो बेटा उस टाइम पे याद करो, यहां पे हो जाता था माइनस और यहां हो जाता था प्लस, ठीक है, यहां माइनस हो जाता था, यहां प्लस हो जाता था, ठीक है। तो फिर जब बेटा आप स्क्वायरिंग वगैरह करोगे, ठीक है, यानी परमेयीकरण करोगे, और परमेयीकरण करने के बाद जो है मतलब रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन करोगे, उसके बाद फिर सॉल्व करोगे, तो यहां बेटा आ जाएगा आपका न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी। प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसे मिटाना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो ठीक है, देखो बेटा ये सब फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं अभी न्यूमेरिकल्स लगवाने के लिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो बेटा मेरा लंबा बेशक हो जाता है, लेकिन क्या है कि उसमें हर चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं, और बेटा जब भी कोई टीचर एक्सप्लेन करके पढ़ाएगा तो जरूर वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ कि मैं 1 शॉट वीडियो बना दूंगा हर एक चैप्टर का, ठीक है, लेकिन बेटा नहीं, हम तो यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो बेशक बेटा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप डीप में ही पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और बेटा मैं आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू लेमडा। याद करिए मैं आपको बताया था, ठीक है, कि एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र से, कौन सा सूत्र से बताओ, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अब v क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, यानी कि लाइट की वेलोसिटी है या किसी वेव की वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड भी बोल सकते हो बेटा, क्योंकि बेटा क्या है कि लाइट सीधा चलता है, ठीक है, और जब लाइट सीधा चलता है, जब भी कोई चीज सीधा चलता है बेटा, तो उस समय वेलोसिटी और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एक क्लास 11th में जब काइनेमेटिक्स चलता है तो वहां पे आपके साथ पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो इसको आप वेलोसिटी बोलो। न्यू क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है बताओ, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, या साउंड की फ्रीक्वेंसी है, या किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बताओ, लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ लाइट से रिलेटेड ही बातें होगी। तो ये आपका क्या है बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है, बोलो भाई। ये आपका क्या है बताओ, ये वेलोसिटी है। और ये आपका क्या है बताओ, ये आपका है वेवलेंथ। क्या है बताओ, वेवलेंथ है बेटा। तो
अगर बेटा इस लेमडा को मैं इस साइड भेज दूं, लेमडा को मान लो मैं इस साइड भेज दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, v बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू। अब आप हमें बताइए यहां पे न्यू और लेमडा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, बताइए। यहां पे देखो बेटा, लेमडा और न्यू यानी कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, यानी कि उल्टा है एक दूसरे के। तो इसी फार्मूले में बच्चों, जहां जिस केस में, ठीक है ना, न्यू डैश बढ़ रहा था, उस केस में लेमडा डैश क्या होगा बताओ, घटेगा, घटेगा, ठीक है। और जिस केस में न्यू डैश देखो घटा है, उस केस में लेमडा डैश क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर लेमडा डैश क्या है? जैसे बेटा यह आभासी आवृत्ति है, वैसे वह आभासी तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना, वर्चुअल वेवलेंथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, देखो देखो, तो इसका मतलब यह है, थोड़ा जगह की कमी है लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम, बेटा इसलिए मैं इधर जगह छोड़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इधर मैं मतलब मैं न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, ठीक है, फार्मूला बगल में रहे, ठीक है। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, मैं इसका लिख रहा हूं, तो इसी हिसाब से बेटा अब ध्यान दो। देखो इसका केस यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो अगर मैं लेमडा डैश की बात करूंगा, लेमडा डैश की बात, तो यहां देखो बेटा, यहां ग्रेटर का साइन है ना, तो यहां स्मॉलर का साइन हो जाएगा और यहां हो जाएगा लेमडा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब देखो, अब जब फार्मूला लगाएंगे यहां पे, तो आ जाएगा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा, और बेटा यहां 1 प्लस वी बाई सी है, तो 1 माइनस वी बाई सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं कि लेमडा और न्यू यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, तो जहां प्लस वाली बात होगा वहां माइनस वाली बात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। और इसके अगर क्रॉसपॉन्डिंग बात करूं, मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात करूं, तो लेमडा डैश, ठीक है ना, यहां देखो लेस देन है तो यहां ग्रेटर देन हो जाएगा लेमडा, ठीक है। अच्छा, तो अब लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस वी बाई सी। क्या बात आपको समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, एक चीज और देखो मैं बताऊं, अगर बेटा ध्यान दो ना, यहां पे ये लेमडा का मल्टीप्लाई मैं यहां कर दूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा प्लस, फिर लेमडा को अंदर इधर मल्टीप्लाई करूं तो लेमडा वी बाई सी, और इस लेमडा को इस साइड लेते आऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा डैश माइनस लेमडा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो यहां लेमडा का मल्टीप्लाई किया तो यहां हो गया लेमडा, अब फिर उसके बाद लेमडा का मल्टीप्लाई वी बाई सी में किया तो हो गया लेमडा वी बाई सी। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा वी बाई सी। अब जो है, ठीक है, लेमडा को इस साइड लाया तो हो जाएगा क्या बताओ, लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर, देखो इसको इस साइड लाया तो हो जाएगा लेमडा वी बाई सी। लेमडा डैश माइनस लेमडा को बेटा हम लोग लिखते हैं डेल्टा लेमडा, ठीक है। क्या लिखते हैं बताओ, डेल्टा लेमडा। अब आप कहोगे सर ये डेल्टा लेमडा क्या है? डेल्टा लेमडा बेटा कहलाता है डॉपलर विस्थापन, यानी कि डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, डेल्टा लेमडा का मतलब हो गया डॉपलर डिस्प्लेसमेंट, डॉपलर विस्थापन। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी डॉपलर विस्थापन पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे। क्या होता है डॉपलर विस्थापन बताओ? सर लेमडा डैश माइनस लेमडा, यानी कि सर वर्चुअल वेवलेंथ माइनस रियल वेवलेंथ। याद रखो, इसको कहीं लिख लो बेटा, ठीक है ना। डॉपलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्चुअल वेवलेंथ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, वर्चुअल वेवलेंथ माइनस रियल वेवलेंथ, ठीक है। ये आप बिल्कुल कहीं नोट कर लीजिए, इसका भी यूज पड़ेगा, ठीक है। यानी कि डॉपलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू वर्चुअल वेवलेंथ यानी कि लेमडा डैश माइनस रियल वेवलेंथ यानी कि लेमडा, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हो बताओ, यही लेमडा डैश माइनस लेमडा को क्या लिख सकते हो बताओ, डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा वी बाई सी,
ठीक है, ये आप लिख सकते हो। लेमडा क्या है बताओ, लेमडा क्या है सर, रियल वेवलेंथ है, वास्तविक तरंग दैर्ध्य है। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल। सी क्या है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। कितना होता है बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतने फार्मूले में आपके सामने लिख दिया, ठीक है। यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो गया, ठीक है। यहां पे आपका ऑप्टिकल पाथ से रिलेटेड हो गया, यहां आपका माध्यम में तरंग दैर्ध्य और निर्वात में तरंग दैर्ध्य में संबंध हो गया, और यहां n क्या है बताओ, माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी सारी जो चीजें हैं बेटा, ये डॉपलर इफेक्ट में मैं टॉपिक में बताया था वो है। बस क्या है कि आज जो है परिमेयीकरण करके, ठीक है ना, इस फार्मूले को जो है बेटा, ठीक है ना, और भी छोटा बना दिया। और यहीं से पहले वाले केस से और दूसरे वाले केस से जैसे मैं आभासी आवृत्ति निकाला था, वैसे मैं आभासी तरंग दैर्ध्य निकाला, और उस आभासी तरंग दैर्ध्य आभासी आवृत्ति में जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो बेटा आपको बताया था कहां से आया था, V = न्यू लेमडा से, ठीक है। फिर उसके बाद डॉपलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया। तो इतनी सारी चीजें बता दिया। इसके बाद भी अगर और भी कुछ फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मेरे निगाह में पड़ता है तो मैं फार्मूला बगल में बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी इच्छा करे तो आप इतनी चीजें नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। हो सकता है कभी हमको क्या बोलते हैं मिटाना भी पड़े, तो आप बिल्कुल उसको कहीं नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है बेटा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कांच की 1.5 है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कि एक कांच की 60 मीटर पट्टिका, पट्टिका का मतलब बच्चों हो गया स्लैब, जैसे होता है कांच का एक कोई गुटका हो, रेक्टेंगुलर गुटका मान लीजिए, जैसे दीवार होता है ना, दीवार देखे हो आप ठीक है ना, दीवार तो देखे होगे, वैसे ही दीवार हो, लेकिन वो दीवार किसका हो बताओ, कांच का हो, ग्लास का हो, ठीक है। तो एक कांच की 60 मीटर पट्टिका यानी कि स्लैब में से प्रकाश कितने समय में पार होगा, कह रहा कि प्रकाश कितने समय में पार हो जाएगा। आगे देखो क्या कहा है, आगे कह रहा है कि जो बेटा कांच का अपवर्तनांक है यानी कि जो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो कोई दिक्कत बेटा, ठीक है बेटा। आप पहले नंबर वीडियो को बिल्कुल पॉज करिए और सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए। चलिए जल्दी ट्राई करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे लगेगा, ठीक है। चलो देखो मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग लगाए होंगे, ठीक है। देखो मैं लगा रहा हूं कि कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं कि कह रहा कितने समय में पार होगा, यानी कि टाइम पूछा है कि कितने समय में पार होगा। अच्छा, और दूसरी बात बेटा ये है कि कांच की मोटाई दे दिया है कि यानी कांच में कितना डिस्टेंस चलेगा लाइट, ये दे दिया है, यानी कि दूरी दे दिया है, दूरी दे दिया है हमको, डिस्टेंस दे दिया है, और समय पूछा है। तो बताओ बेटा हम और क्या निकाल लें, बताओ स्पीड निकाल लें। अगर हम स्पीड निकाल लें, किसका स्पीड निकाल लें बताओ सर, हम लोग लाइट की स्पीड निकाल लें, लेकिन किसमें, कांच में यानी कि ग्लास में। अगर हम ग्लास में लाइट की स्पीड निकाल लें तो हम लोग स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला अप्लाई करके आंसर बिल्कुल पा सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, ये तो बच्चे, हर एक बच्चे की जुबान पे होगा कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो आओ देखें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा मान लो ये मैंने बनाया एक ग्लास का, ठीक है ना, टुकड़ा। ये मान लो बेटा ये ग्लास है हमारा, ग्लास, ओके, जिसकी बताओ मोटाई कितनी सेंटीमीटर है बताओ, 60 सेंटीमीटर नहीं बेटा, 60 मीटर दिया, सॉरी 60 मीटर, इसकी मोटाई 60 मीटर है। मान लो बेटा एक लाइट पड़ा, कोई बात नहीं, लाइट सीधा भी पड़ सकता है इस पे। मान लीजिए बेटा लाइट पड़ा, ठीक है। अब लाइट जब पड़ा तो लाइट ट्रेवल करेगा इसके अंदर, किसके अंदर ट्रेवल करेगा बताओ, कांच के अंदर। अच्छा बताओ 60 मीटर तो डिस्टेंस दे दिया है बेटा। लाइट जब
बाहर था ग्लास के, यानी कि जब लाइट एयर में था तो उसकी स्पीड सी रहा होगा। सी का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा मेरे भाई, और यहां पे यानी कि मीडियम में, इस ग्लास में स्पीड में मान लिया क्या बताओ, v, स्पीड v मान लिया मीडियम में। तो आप हमें बताइए कि हम एक फार्मूला देखो पहले लिखा हूं, 1n2 = v1/v2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है v1/v2। तो चलो भैया ये फार्मूला लगाओ, 1n2 = v1/v2 से, v1/v2 से। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ 1 का मतलब पहला मीडियम, बताओ पहला मीडियम क्या है, एयर, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मीडियम क्या है बताओ, ग्लास। इसका मतलब यहां पे लिख सकते हो सर ANG, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि गिवन है क्वेश्चन में, = v1, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बताओ क्या है, बताओ c। चलो भैया c है, बटे v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो बताओ सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या माना हूं, v। ओके, हमको सर पहले स्पीड चाहिए। खैर हमको स्पीड चाहिए, लेकिन हमारा स्पीड आंसर नहीं है, आंसर तो मेरा टाइम होगा, लेकिन पहले हमको स्पीड चाहिए तभी मैं टाइम तक पहुंच सकता हूं। तो अब क्या किया, इस v को इस साइड भेजा, इस v को इस साइड भेजा। देखो तो v को जब इस साइड भेजा तो यहां हो गया v = c की जगह बेटा बताओ क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन, अब देखो ANG को बेटा नीचे लाऊंगा, देखो इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, ठीक है। तो बताओ ANG की वैल्यू बताओ, ANG की वैल्यू कितना दिया, 1.5। अच्छा मेरे भाई 1.5 रख दिया। अब बेटा 1.5 से जब कैंसिल करोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 1.5 में बेटा अगर 2 गुना करोगे तो ही तो 3 होता है ना, यानी कि 1.5 दूनी 3, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमारा स्पीड आ गया ग्लास में, लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास में आ गया कि ग्लास में कितने स्पीड से चलेगा, कितने से चलेगा बताओ, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आया सर टाइम निकालने का, ठीक है ना, कि टाइम कितना लगेगा। ओके, कहां पूछा है बताओ, हाँ देखो कहा ना, यहां पे कितने समय में पार होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो भैया टाइम निकाल लेते हैं। तो अब टाइम निकालने के लिए सूत्र क्या लगाओगे बताओ, सूत्र लगाएंगे, बताओ बेटा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v = d/t से। ओके, ये फार्मूला लगा रहा हूं। t को बेटा इस साइड भेज दो क्योंकि टाइम निकालना, और v को बेटा इस साइड भेज दो, यानी t की जगह पे v और v की जगह पे t कर दो। तो बताओ इसको इधर भेजोगे तो t = d/v। अब d डिस्टेंस बताओ 60 मीटर, तो मैंने लग दिया यहां 60 अपॉन v को नीचे किया, तो v को नीचे किया तो क्या हो गया बताओ, 2 × 10⁸। अच्छा, अब बेटा देखो 2 से कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 30। अरे भैया 2 से भाग दोगे 60 में तो 30 होगा, तो यहां हो गया बेटा 30, और यहां हो गया क्या बताओ, 10⁸। 10⁸ को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, t = 30 × 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर मेरा ये हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो कोई दिक्कत बेटा, तो ठीक है, आप लोग को बेटा आप लोग लगाए होंगे तो शायद आया भी होगा। हाँ, आप चाहो तो ये एक जीरो है, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, आप 1 + 1 कर सकते हो तो -7 आ जाएगा, यानी 3 × 10⁻⁻7 सेकंड आ जाएगा। तो आप जल्दी से इसको बेटा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, ठीक है। नोट्स बिल्कुल बनाते चलो, ठीक है ना। चलो जल्दी नोट कर लो। मिटा दो बेटा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अच्छा, जबकि बेटा NG दिया है आपका 3/2, आपका जनरली 3/2 ही होता है बेटा,
ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप याद करो कि ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो 3/2 ही होता है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला भी आपके सामने है, बस आपको देखना है, नकल मारना है और आंसर बताना है। तो जल्दी से आप बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है बेटा, देखो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप लोगों ने कोशिश किया होगा और उम्मीद है कि आप सब लोगों का आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी देखिए हो सकता है कुछ बच्चों का ना भी आया हो। ठीक है बेटा, इसलिए मैं अभी पहले एकदम इजी क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, बताओ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बताओ निर्वात में कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला देखो, ये वाला फार्मूला। फिर उसके बाद कह रहा ग्लास में कितना होगा, ग्लास एक माध्यम है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि लेमडा यानी कि निर्वात में दिया है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। पहले जो बेटा गिवन होता है, गिवन क्वेश्चन में जो पहले गिवन होता है उसे पहले आप लिख लिया करो, उसके बाद जो है बेटा जो चीजें पूछा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो, फिर सोचा करो कि मैं क्या करूं। और खैर सोचना क्या है, मैं तो बगल में फार्मूला भी लिख दिया हूं यार। ठीक है ना, आप नकल मारिए डायरेक्ट, ठीक है ना, और आंसर बताइए, लेकिन बताइए ठीक है। अच्छा, अब देखो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। Ng ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ, 3/2। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाजू में मैं कोई यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी कि अपवर्तनांक का बेटा मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। ठीक है, अच्छा अब पूछा क्या है सर, पूछा है वेवलेंथ किसमें बताओ, ग्लास में, यानी कि लेमडा जी ग्लास में वेवलेंथ, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा यही फार्मूला लगा दो, ठीक है ना, फ्रॉम फार्मूला या सूत्र से, कौन से सूत्र से, सूत्र लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा बाई एन से। ठीक है, तो लेमडा एम की जगह क्या हो जाएगा बताओ, एम मतलब बेटा मीडियम, एम का मतलब मीडियम, यहां मीडियम क्या है बताओ, ग्लास, तो यहां पे ग्लास लिख दो, थोड़ा सिस्टमेटिक चलाओ बेटा। ठीक है, लेमडा निर्वात में बताओ कितना है बताओ, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बेटा, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, हाँ अच्छा, एन की जगह बताओ बच्चों 3/2, तो यहां पे रखोगे 3/2। ठीक है, 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 2 6, अब यहां बेटा 2000 हो गया। अब ये दो बेटा देखो पलट के फिर ऊपर जाएगा, तो जैसे ही दो पलट के ऊपर जाएगा इस 2000 में मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई इतना तो किए होगे यार, तो बताओ क्या हो जाएगा, लेमडा जी इक्वल टू, जब 2000 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये है आपका, ठीक है ना, आंसर नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो जल्दी से बेटा आप लोग क्या करो, इसको नोट करो, तब तक मैं इसमें इंक भर लेता हूं। ठीक है बेटा, इसको खटाक से नोट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। ठीक है, चलो ठीक है ब्रो हो गया बेटा, मिटा दूं, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलो तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 तथा 3/2 है। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पहले मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हो। तो देखो बेटा, इस लिखा एक प्रकाश की किरण, ठीक है, जल में मतलब वाटर में 5 सेंटीमीटर तथा कांच में मतलब ग्लास में 10 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो प्रकाश किरण द्वारा चली गई प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ का मतलब बेटा क्या हो गया बताओ, ऑप्टिकल पाथ। प्रकाशीय पथ का मतलब ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, जबकि बेटा NW मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। तो जल्दी से सबसे पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बेटा ऑप्टिकल पाथ में यहां पे लिखा हूं कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, डिस्टेंस d चले, तो ऑप्टिकल पाथ ND होता है। खैर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि यहां पे एक मीडियम नहीं बल्कि 2 मीडियम है। ठीक है, तो जल्दी से आप खटाक से सॉल्व करके बताओ, चलो जल्दी बताओ। चलो ठीक है, देखो बेटा आप लोग लगा चुके होंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या है ऑप्टिकल पाथ, ठीक है ना, हमको ऑप्टिकल पाथ निकालना है। ठीक है,
चलो मेरे भाई, ऑप्टिकल पाथ बराबर, ठीक है। सबसे पहले बताओ किस में चल रहा है, जल में, तो जल में चल रहा है, तो अब बताओ एक काम कर रहा हूं, एन, देखो एनडी है ना बेटा, एनडी, तो एनडी लिख रहा हूं, लेकिन यहां लिख रहा हूं वाटर, वाटर, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वाटर में चली गई दूरी, डिस्टेंस, अच्छा, प्लस एन डी, ठीक है, ग्लास, ग्लास, यानी कि सबसे पहले वाटर में गया, उसके बाद फिर कहां गया बताओ, ग्लास में, तो फिर ग्लास और ग्लास, बेटा क्या कि ये ऑप्टिकल पाथ है, पाथ मतलब रास्ता, तो इसलिए हमको जो टोटल पाथ निकालना है तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे चीजों को, ठीक है। तो देखो एन डब्ल्यू एन डी प्लस एन जी डी जी, समझ गए, यानी कि ये हमारा ऑप्टिकल पाथ किसके रिस्पेक्ट में हो गया बताओ, वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये ऑप्टिकल पाथ किसके रिस्पेक्ट में हो गया बताओ, ग्लास के रिस्पेक्ट में, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा क्या निकल गया बताओ, हमारा प्रकाश का टोटल ऑप्टिकल पाथ निकल गया, यानी कि टोटल प्रकाशीय पथ निकल गया। अब क्या करना है, अब केवल वैल्यू रखो और सॉल्व करो। एन डब्ल्यू दिया 4/3, तो 4/3 इंटू डी डब्ल्यू बताओ कितना दिया है, यानी डिस्टेंस कितना दिया वाटर में बताओ, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस एन जी दिया है आपका 3/2, अच्छा, इंटू डी जी कितना दिया है बताओ, 10 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, देखो क्या हो जाएगा बताओ, 5 में बेटा अगर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 20/3 प्लस, बताओ यहां पे अगर बेटा कैंसिल करोगे तो 2 से 1 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 बार, ठीक है, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, ओके। अब बताओ बेटा अगर इसका मल्टीप्लाई मैं यहां कर दूं, ठीक है, या आप एलसीएम जैसे लेते हो, आप यहां पे बटे 1 करके एलसीएम लेके कर लो, इतना तो छोटा मोटा चीज आता होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 3 में 15 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 45 आएगा, 45 में बेटा आप 20 जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 65/3, तो ये हो जाएगा 65/3 सेंटीमीटर बेटा, क्योंकि ये भी एक प्रकार से ऑप्टिकल पाथ भी दूरी ही है, तो 65/3 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोगों का आया होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 था, तो जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ये सब क्वेश्चन डालते जाइए, ठीक है बेटा, हाँ जल्दी से जल्दी नोट कर लो, चलो। स्पीड कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है कि पृथ्वी से दूर आते हुए एक स्टार का, स्टार मतलब तारा भाई, ठीक है, एक स्टार का वर्चुअल वेवलेंथ का मतलब बच्चों लैम्डा डैश, याद करो मैं बताया अभी, देखो यहां पे बताया ना लैम्डा डैश, उसके रियल वेवलेंथ के यानी कि लैम्डा से 0.2% अधिक प्रतीत होता है, यानी कितना अपीयर होता है, 0.2% अधिक प्रतीत होता है। अच्छा मेरे भाई, यानी कि डॉपलर इफेक्ट वाली कहानी आ गई बेटा। अब तो स्टार का स्पीड कितना होगा, तो बताना कि वो स्टार किस स्पीड से चल रहा है। बेटा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा लगाएगा। ये क्वेश्चन जो है बेटा आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसके पहले जो मैं 3 क्वेश्चन लिया वो भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी बहुत टफ तो नहीं है, कोई भी चीज टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी आज में सबसे अच्छा यही है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलो देखो बेटा, देखो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं बताता हूं, आप लोग का उम्मीद है कि आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा देखो, अब बेटा क्या है, सबसे पहले क्या करोगे कि इसका जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो लैम्डा डैश है, क्या है बताओ, लैम्डा डैश, ठीक है, वह रियल वेवलेंथ बताओ कितना, रियल वेवलेंथ कितना मान लो, लैम्डा मान लो, लैम्डा से कितना अधिक है बताओ, लैम्डा तो है बेटा, और लैम्डा से कितना अधिक है, लैम्डा का 0.2%। नई बात समझ में आया आपको बेटा। देखो
ये लेमडा का 0.2%, यानी लेमडा जितना भी होगा उसका 0.2% हम निकाल लेंगे, ठीक है। और लेमडा तो रियल वेवलेंथ है, ये है, तो लेमडा में प्लस करोगे लेमडा का 0.2%, यानी क्योंकि कह रहा कि रियल वेवलेंथ से अधिक है, अधिक मतलब प्लस है, कितना 0.2%, ठीक है। अच्छा अब देखिए लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा प्लस लेमडा का, बेटा का माने होता है गुणा, ठीक है। क्लास आप फिफ्थ वगैरह में पढ़े होगे, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए, तो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं हम लोग के सर पढ़ाते थे, ठीक है। तो का, जहां का आ जाए इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या हो गया, लेमडा का माने गुणा, ठीक है ना, 0.2% यानी 0.2/100, ठीक है, 0.2/100। अच्छा मेरे भाई अब देखो क्या हो गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो भैया सॉल्व कर लोगे तो लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा डैश बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना सही है। लेमडा डैश बराबर आपका हो जाएगा लेमडा प्लस, ठीक, एक काम करते हैं बेटा, चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इस साइड लेते आओ, ठीक है, और फिर उसकी जगह पे डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ठीक है ना, एक काम कर सकते हैं बेटा, ध्यान दो, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो इस लेमडा को इस साइड लाया मैं, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा हो गया, बराबर देखो बचा क्या, यहाँ क्या बचा बताओ सर, 0.2 लेमडा बाई 100। अरे मेरे भाई देखो इस लेमडा को इस साइड लाया तो लेमडा डैश माइनस लेमडा हो गया, यहां बचा बताओ 0.2 लेमडा, लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया बाई 100, ठीक है। और लेमडा डैश माइनस लेमडा, बताइए लेमडा डैश माइनस लेमडा को बताओ हम क्या लिख सकता हूं, बताओ लेमडा डैश माइनस लेमडा, ठीक है, एक मिनट, डायरेक्ट उसकी जगह, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बेटा ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला आपको दिख रहा क्या है, ये फार्मूला देखो, डॉपलर डिस्प्लेसमेंट जो बताया था क्या है बताओ, लेमडा डैश माइनस लेमडा। अब बताओ लेमडा डैश माइनस लेमडा के जगह पे क्या लिख सकता हूं बताओ, लिख सकता हूं लेमडा वी बाई सी, देखो यहां से, देखो यहां से, ठीक है। तो लेमडा इंटू वी बाई सी इज इक्वल टू 0.2 लेमडा बाई 100। अच्छा मेरे भाई लेमडा से लेमडा क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया, ठीक है। v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि मीडियम मतलब, ठीक है, सॉरी खैर मीडियम, हाँ सही है, ठीक है ना। c का मल्टीप्लाई बेटा इधर करो पहले, c का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू 0.2 बाई 100 इंटू सी का मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बताओ, ये 100 है, इसको बेटा अगर आप कैंसिल करोगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 10⁶ 10⁶ हो जाएगा यार, ठीक है। और यहाँ बताओ क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 0.2 में करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि 3 2 6, यानी कि 0.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बेटा ये हो जाएगा स्टार की स्पीड, यानी कि स्टार इस स्पीड से मूव हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो 0.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप सब लोगों को पूरी की पूरी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। मैं 4 क्वेश्चन लिए बेटा, 4 क्वेश्चंस लेकर मैं थोड़ा बहुत जरूर आपको रफली ये आंकड़ा बता दिया क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। बड़े इजी क्वेश्चन थे, लेकिन बेटा हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि आगे चैप्टर्स में मैं कंपटीशन के भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेटा इजी फार्मूले हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन भी मैं उठाया, ठीक है। और दूसरी बात है बेटा कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक पे कोई फार्मूला आएगा तो मैं उस फार्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वही ही बताऊंगा। लेकिन ये फिर मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर में ज्यादा थ्योरेटिकल था, ज्यादा थियरी था बेटा, ठीक है ना। हाइगेंस का सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, थ्योरी पार्ट ज्यादा था। न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे छोटे इसमें बन सकते थे, इसलिए मैंने लास्ट में एक न्यूमेरिकल का, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर बना दिया जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन लगवाया। तो उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैं पढ़ाया, ठीक है ना। इसके पहले जितना भी चीजें पढ़ाया था वो भी समझ में आया होगा। तो यहाँ बेटा
आज जाके एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स का, वेव नेचर ऑफ लाइट। ये आज फिनिश हो गया बेटा। अब हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे इंटरफेरेंस, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारा। तो आप लोग तैयार हो जाइए सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा। कल से वो भी लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है।